मैं अमदास पलांगी सीजी शिक्षा में आपका स्वागत करता हूं। हम देख रहे हैं कक्षा 12वीं रसायन विज्ञान का 7वां इकाई जिसका नाम है पी ब्लॉक के तत्व। और ये जो हमारा लेसन है वैसे तो बहुत ही इंपॉर्टेंट लेसन है, क्योंकि यहाँ से आपका 8 नंबर का क्वेश्चन पेपर में पूछा जाता है छत्तीसगढ़ बोर्ड में। और सभी को नहीं पूछता है, इसमें कुछ कुछ ऐसे टॉपिक हैं जहाँ से ज़्यादातर क्वेश्चन पूछता है, बट हम उन टॉपिकों को ही ना लेकर के पूरे हम जो है लेसन को पढ़ते चल रहे हैं, क्योंकि आगे आपका जी का नीट का एग्ज़ाम जो आता है उसमें आपका काम आ सके। ठीक है, अभी हम केवल 12वीं को फोकस ना करके सबको पढ़ते चल रहे हैं, और साथ में तो हम लोग बताते चल ही रहे हैं भाई कि कौन सा क्वेश्चन आपके 12वीं के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना, जो पेपर में आपका हो सकता है, तो उसको आपको ज़्यादा फोकस करना है। पढ़ना तो हमको सबको ही है। इससे पहले वाला जो क्लास था, इस क्लास में हमने ओजोन क्या है, ओजोन के बनाने की विधि कौन कौन से हैं, जिसमें हम सीमेंट का ओजोनाइजर विधि, सीमेंट का ब्रांडी का ओजोनाइजर विधि, ये बनाने का विधि देखे थे। साथ ही उसके साथ में भौतिक गुण भी हम लोग क्या किए थे, देखे थे, किसका, ओजोन का। और लास्ट में फिर भौतिक गुण के बाद हमने जो है क्लास स्टॉप कर दिए थे। आज हम जो है ओजोन का रासायनिक गुण के बारे में क्या करने वाले हैं, चर्चा करने वाले हैं। तो चलते हैं कहाँ पर भाई, हमारा ओजोन के रासायनिक गुण, किसके पास चलते हैं, ओजोन के रासायनिक गुण। वैसे ओजोन का आपका फार्मूला आपको पता है, O3 को हम क्या बोलते हैं, ओजोन बोलते हैं। और इसका रासायनिक गुण क्या करने वाले हैं, हम लोग देखने वाले हैं। तो कुछ रासायनिक गुण आपके बुक में दिया गया है, उनको हम लोग देखते हुए क्या करते हैं, चलते हैं। और इसमें रासायनिक गुण पहला दिया है हमारा उदासीन लक्षण। उदासीन लक्षण का मतलब होता है, इसके लिए हम लोग क्या करते हैं भाई, लिटमस पेपर लेते हैं। क्या लेते हैं हम लोग, लिटमस पेपर। जैसे ऑक्सीजन के लिए लिए थे ना, वैसे हम क्या करते हैं, लिटमस पेपर लेते हैं। और आपको पता है लिटमस पेपर 2 प्रकार का होता है हमारा, एक होता है लाल लिटमस पेपर, एक क्या होता है हमारा लाल लिटमस पेपर, और दूसरा होता है हमारा नीला लिटमस पेपर, ब्लू लिटमस पेपर। आप 2 प्रकार के लिटमस पेपर देखे होंगे या सुने होंगे, नहीं कि है ना। तो इस प्रकार से 2 प्रकार का क्या होता है हमारा लिटमस पेपर होता है, लाल वाला और एक क्या होता है हमारा भाई, नीला वाला। यदि हम किसी द्रव पदार्थ में अगर हम क्या करते हैं, अगर लाल लिटमस पेपर को क्या करते हैं, डुबाते हैं, और लाल से अगर क्या हो जाता है, ये नीला हो जाता है, तो उस स्थिति में वह पदार्थ कैसा गुण शो करता है, हमारा क्षारीय गुण को प्रदर्शित करता है। और अगर किसी द्रवयुक्त पदार्थ में नीला लिटमस पेपर डुबाते हैं और वो क्या हो जाता है, अगर लाल रंग का हो जाता है, तो उस स्थिति में वो अम्लीय गुण को क्या करता है, आपका प्रदर्शित करता है, अम्ल को प्रदर्शित करता है। क्यों, क्योंकि भाई लिटमस पेपर का प्रयोग इन्हीं अम्लों को और क्षारों को ज्ञात करने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। क्योंकि बहुत सारे अम्ल क्षार आपको देख करके नहीं पता चलता है कि वो अम्ल है या क्षार हैं, ना उसको हम छू सकते हैं ना चख सकते हैं। तो ऐसे पदार्थों के अम्ल और क्षारकता को है ना ज्ञात करने के लिए हम लोग लिटमस पेपर का प्रयोग करते हैं। और लिटमस पेपर 2 प्रकार का हम यूज करते हैं, एक नीला वाला और एक लाल वाला। अगर किसी पदार्थ में मान लो यहाँ पर परख नली बीकर दिया गया है और इसमें कोई पदार्थ रखा गया है, मान लो लिक्विड अवस्था में कोई पदार्थ रखा गया है, और उसमें हम क्या करते हैं, लाल लिटमस पेपर को लेते हैं और लाल लिटमस पेपर को जैसे ही उसमें डुबा के निकालते हैं, अगर वो क्या हो जाता है, नीला हो जाता है, तो समझ जाओ दिया गया पदार्थ क्या है, क्षार है। और अगर हम क्या करते हैं, एक और हम बीकर लेते हैं और इस बीकर में कुछ पदार्थ रख देते हैं और उसमें हम लोग नीला लिटमस पेपर डुबाते हैं और उसको हम क्या करते हैं, देखते हैं, अगर वो लाल रंग का हो जाता है, समझो क्या है, हमारा अम्ल है। तो ये हमारा अम्ल और क्षार को प्रदर्शित करने के लिए हम लोग लिटमस पेपर का प्रयोग करते हैं। चूँकि हमारा जो है ओजोन होता है, अगर हम ओजोन को क्या करते हैं, गैस रहता है स्टार्टिंग में, बट इसको हम ठंडा कर देते हैं, तो ये क्या हो जाता है, नीले रंग के द्रव में क्या हो जाता है आपका नीले रंग का जो क्या होता है भाई, द्रव होता है, इसमें परिवर्तित हो जाता है। अब इसमें हम क्या करते हैं, लिटमस पेपर को डुबाते हैं, चाहे हम नीला लिटमस पेपर को डुबाएं चाहे लाल लिटमस पेपर को डुबाएं, दोनों ही स्थिति में क्या होता है, उनके कलर में कोई चेंज नहीं होता है। इसका मतलब ये होता है कि हमारा जो ओजोन होता है वो उदासीन लक्षण को, उदासीन प्रकृति को क्या करता है, प्रदर्शित करता है। तो इस तरीक़ा से लिटमस पेपर के प्रति ओजोन जो होता है वो उदासीन होता है, मतलब उसमें कोई चेंज नहीं आया, मतलब उदासीन है। जैसे पानी होता है ना भाई, पानी कैसा होता है हमारा, उदासीन होता है, वैसे ही ओजोन भी लिटमस पेपर के प्रति कैसा होता है, उदासीन होता है। मान लो क्वेश्चन यही आ गया 1 नंबर में कि भाई लिटमस पेपर के प्रति ओजोन का व्यवहार कैसा होता है, तो कैसा होता है, वो उदासीन होता है। तो इस तरीक़ा से आप पहले रासायनिक गुण को आप क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं। दूसरा चलते हैं हम लोग अपघटन की ओर। अपघटन मतलब होता है टूटना, अपघटन मतलब क्या होता है, टूटना। और ये जो हमारा ओजोन होता है, अगर ये क्या हो जाए, इसको ताप दे दिया जाए, तो उस स्थिति में ओजोन क्या हो जाता है, आपका टूट जाता है। वैसे ओजोन का फार्मूला क्या होता है, O3 होता है। जैसे ही हम इसको क्या करते हैं, हीट करते हैं, ताप देते हैं, ये O2 में क्या हो जाता है, कन्वर्ट हो जाता है। बैलेंस करने 2 लगा देते हैं और इधर क्या हो जाता है, 3 हो जाता है। तो ओजोन को अगर हम क्या करते हैं,
ताप देते हैं या उसको गर्म करते हैं तो उस स्थिति में जो ओजोन होता है ये ओजोन आपका टूट करके किस में बदल जाता है भाई, हमारा ऑक्सीजन में क्या हो जाता है आपका परिवर्तित हो जाता है। तो इस तरीक़ा से हम बोल सकते हैं कि ओजोन ताप पा करके क्या हो जाता है आपका अपघटित हो जाता है। बस इतना ही करना है और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। तो कितने लक्षण हो गए भाई, कितने गुण हो गए भाई हमारा, 2 गुण। कौन कौन से, उदासीन वाला और अपघटन वाला। चलिए हम नेक्स्ट जो रासायनिक गुण है उसके पास चलते हैं और वो दिया है आपका कौन सा, हमारा ऑक्सीकरण गुण। कौन सा दिया है भाई हमारा, ये दिया है हमारा ऑक्सीकरण गुण। तो इसको हमको क्या करना है, देखना है कि किस प्रकार से ऑक्सीकरण गुण को क्या करता है, प्रदर्शित करता है। ऑक्सीकरण गुण का मतलब होता है दूसरों को क्या कर देता है, ये ऑक्सीकृत कर देता है, ठीक है, और स्वयं क्या हो जाता है हमारा अपचयित हो जाता है। तो ऑक्सीकरण गुण भी ये प्रदर्शित करता है और दूसरों को ऑक्सीकृत करता है। तो कैसे ऑक्सीकृत करता है भाई, ये हमारा होता है O3 और ये जो है जब टूटता है तो ये बनाता है आपका O2 और एक नवजात ऑक्सीजन क्या करता है, मुक्त करता है। ये कौन सा ऑक्सीजन होता है भाई हमारा, ये नवजात ऑक्सीजन होता है ना। तो ओजोन जब क्या होता है, वियोजित होता है, तो वियोजित होने के बाद ये जो ओजोन होता है वो ऑक्सीजन क्या करता है, निर्मित करता है और साथ में एक नवजात ऑक्सीजन क्या करता है, जो है मुक्त करता है। और जो नवजात ऑक्सीजन होता है वो नवजात ऑक्सीजन ही आपका क्या करता है, किसी दूसरे पदार्थ को क्या कर देता है, ऑक्सीकृत करता है। तो कौन इसमें ऑक्सीकृत करेगा भाई हमारा, ये जो ऑक्सीजन दिख रहा है आपका, ये ऑक्सीजन क्या करता है, दूसरे पदार्थ को दूसरे रूप में क्या कर देता है, ऑक्सीकृत कर देता है। तो ऑक्सीकरण जो गुण होता है उसमें यही होता है कि ओजोन जो है टूटने के पश्चात एक अणु हमारा ऑक्सीजन का देता है और एक नवजात ऑक्सीजन क्या करता है, मुक्त करता है। और ये जो नवजात ऑक्सीजन होता है वही किसी दूसरे यौगिक को, किसी दूसरे पदार्थों को किसी दूसरे पदार्थ में क्या कर देता है, ऑक्सीकृत कर देता है, जो हम आगे क्या करने वाले हैं इसी के बेस पर देखने वाले हैं। तो यहाँ पर कुछ यौगिक है ना, जिनका ऑक्सीकरण ये करता है, वो हम लोग देखने वाले हैं। तो ये जो ऑक्सीजन नवजात निकला है वो विभिन्न यौगिक का क्या करता है, ऑक्सीकरण करता है ना। तो वो कौन कौन से यौगिक है या कौन कौन सा अणु है जिसका ऑक्सीकरण इस ओजोन के द्वारा निकला हुआ नवजात ऑक्सीजन करता है, वो हम आगे क्या करते हैं, देखते हुए चलते हैं। यहाँ पर पहला यौगिक दिया गया है वो है हमारा सल्फाइडों का ऑक्सीकरण बोल रहा है। और यहाँ पर पहला पॉइंट उसी में दिया गया है और उसमें क्या दिया है भाई कि ओजोन जो होता है वो काले जो लेड होता है उस काले लेड को या काले लेड सल्फाइड को सफ़ेद लेड सल्फेट में क्या कर देता है, ऑक्सीकृत कर देता है। मतलब वहाँ से जो नवजात ऑक्सीजन निकला है ना, वो ऑक्सीजन जो लेड हमारा क्या होता है, सल्फाइड होता है, उसको सफ़ेद लेड में क्या करता है, ऑक्सीकृत करता है। तो कैसे ऑक्सीकृत करता है उसको देखो। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले O3 को लेते हैं जो क्या बनाता है हमारा O2 और एक हमारा नवजात ऑक्सीजन क्या करता है, यहाँ पर मुक्त करता है। और यही जो नवजात ऑक्सीजन होता है वो लेड सल्फाइड का फार्मूला क्या होता है हमारा, PbS बोलते हैं, इसको बोलते हैं लेड सल्फाइड। इसको किस में ऑक्सीकृत कर देता है भाई, इसको ऑक्सीकृत कर देता है हमारा किस में, लेड सल्फेट में। तो इसको ऑक्सीकृत करने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर ऑक्सीजन लेते हैं और ऑक्सीजन लेने के पश्चात वही ऑक्सीजन जो निकला हुआ है वो ये लेड सल्फाइड के जाता है और लेड सल्फाइड के साथ जा करके इसको लेड सल्फेट में क्या हो जाता है, उसको परिवर्तित कर देता है। तो उस स्थिति में हम देखते हैं, तो इस स्थिति में क्या हो जाता है, ये जो हमारा ऑक्सीजन है इसका मात्रा कितना हो जाता है हमारा, ये 4 लिया जाता है, तब जा कर के SO4 बनाता है। तो उस स्थिति में ऊपर का जो हमारा क्या होता है, ये जो ऑक्सीजन होता है वो कम पड़ जाता है, इसलिए इसको 4 से क्या किया जाता है, आपका गुणा कर दिया जाता है। अब उस स्थिति में ये 4 ऑक्सीजन कट जाता है, बच क्या जाता है हमारा, ये हो जाता है हमारा 4 एक कम 4, तो 4 O3 हो जाता है। साथ में क्या हो जाता है आपका PbS हो जाता है, ये तो कट चुका है हमारा, इक्वल टू यहाँ पर क्या होता है हमारा Pb है ना, और ये क्या हो जाता है आपका SO4 और साथ में 4 एक कम 4 O2 क्या हो जाता है आपको प्राप्त हो जाता है। तो इस तरीक़ा से हम क्या कर सकते हैं, इसको लिख सकते हैं, लिखा जा सकता है, या तो इसको उल्टा लिख दो। यहाँ पर पहले हम क्या लिख देते हैं, PbS लिख देते हैं और यहाँ पर 4 क्या लिख देते हैं, O3 लिख देते हैं। तो इस तरीक़ा से क्या करता है, ये जो हमारा लेड सल्फाइड होता है, कौन होता है भाई हमारा, ये जो लेड सल्फाइड होता है, इस लेड सल्फाइड को ये जो ओजोन होता है, ये ओजोन उसको किस में कन्वर्ट कर देता है, लेड सल्फेट में कन्वर्ट कर देता है, अर्थात उसको ऑक्सीकृत कर देता है। तो इस तरीक़ा से इसको क्या किया जा सकता है भाई, बनाया जा सकता है, हम बना सकते हैं। तो ये हो गया हमारा पहला पॉइंट। तो सल्फाइडों का ऑक्सीकरण, तो हमारा जो ऑक्सीजन जो निकला है, मतलब जो नवजात ऑक्सीजन निकला है, कहाँ से निकला है, ओजोन से। तो पहला पॉइंट ये दिया है, ओजोन
काले लेड सल्फाइड को सफ़ेद लेड सल्फाइड में क्या करता है भाई, ऑक्सीकृत करता है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, ओजोन हम लोग लेते हैं। ओजोन हम जानते हैं O2 और क्या देता है, नवजात ऑक्सीजन देता है। ये जो नवजात ऑक्सीजन होता है वो लेड सल्फाइड के पास जाता है, उसको ऑक्सीकृत करके उसको लेड सल्फेट में कन्वर्ट कर देता है। उस स्थिति में इसका मात्रा कितना रखा जाता है, 4 रख लिया जाता है भाई। अब इसको हम लोग 4 रखते हैं तो उस स्थिति में ऊपर से 4 से गुणा कर देते हैं। ये 4 कैंसल हो जाता है, जो बचा रहता है उसको गुणा करके लिख देते हैं। तो PbS ये हो गया, 4 ओजोन दिया है, 4 ये हो गया। इस तरफ क्या है, PbSO4 और 4 जो है हमारा ऑक्सीजन है। तो इस तरीक़ा से हमको लेड जो हमारा क्या होता है, सल्फाइड होता है, वो लेड सल्फेट में क्या हो जाता है, परिवर्तित हो जाता है। और ये सब किसके कारण होता है हमारा, ये ओजोन के कारण होता है, अर्थात उसके द्वारा निकला हुआ नवजात ऑक्सीजन के कारण होता है। अर्थात हम ये बोल सकते हैं कि ओजोन जो है दूसरों को क्या कर देता है, ऑक्सीकृत कर देता है। सेम इसी प्रकार का और भी यहाँ पर क्या किया गया है, दिया गया है। जैसे इसमें कापर का, जिंक का, कैडमियम सल्फाइड को सल्फेट में हम क्या कर सकते हैं, परिवर्तित कर सकते हैं। तो इसके लिए भी हम पहले जैसा ही करते हैं। जैसे ये हमारा ओजोन हो गया, अब ये ओजोन टूटेगा तो किसमें किसमें टूटेगा भाई, O2, और ये हमारा O में टूटता है। और ये बहुत बदमाश है जो कि किसको, कापर हमारा क्या लिया है, सल्फाइड लिया है। इस कापर सल्फाइड को फिर से हम क्या करते हैं, इसका 4 ऑक्सीजन लेते हैं और ये कापर सल्फेट में उसको क्या कर देता है, परिवर्तित कर देता है। तो इस स्थिति में फिर से हम क्या करते हैं, ऊपर वाला समीकरण को, क्योंकि यहाँ पर नवजात ऑक्सीजन 4 है और ऊपर में कितना दिख रहा है, 1 दिख रहा है, इस चक्कर में इसको 4 से गुणा करते हैं। तो ये और ये क्या हो जाता है, 4 होने की वजह से कैंसिल हो जाता है। तो ये क्या बच गया हमारा, Cu, ये S बच गया, प्लस क्या बचा हमारा, O3 बच गया, जिसकी मात्रा कितना है हमारा भाई, मात्रा 4 दिया गया है। तो आप क्या करो, यहाँ पर 4O3 हो जाता है, इक्वल टू इस साइड क्या बचा है हमारा, CuSO4, और ये 4 आपका क्या हो जाता है, O2 क्या हो जाता है, प्राप्त हो जाता है। तो इस तरीक़ा से कापर सल्फाइड भी यहाँ पर सल्फेट में क्या हो जाता है, परिवर्तित हो जाता है ना। ये कापर सल्फाइड को कापर सल्फेट में परिवर्तित करने का काम कौन करता है भाई, ओजोन करता है। तो इस तरीक़ा से अगर क्वेश्चन आ जाता है कि उसका ऑक्सीकरण गुण को विभिन्न यौगिक में बताइए, और आपको दिया रहेगा कि बताइए ओजोन किस प्रकार से काले लेड सल्फाइड को लेड सल्फेट में परिवर्तित करता है, तो ये वाला समीकरण को लिखना है। और मान लो क्वेश्चन कर देता है कि किस प्रकार से ओजोन जो है आपका कापर सल्फाइड को कापर सल्फेट में परिवर्तित करता है, तो ये वाला समीकरण को लिखना है। बाकी का भी इसी टाइप का ही क्या होता है, आपका बनता है भाई। तो ये हमारा कितना हो गया, हमारा पहला यौगिक जिसका ऑक्सीकरण कौन करता है, ओजोन करता है। ठीक, आगे हम लोग देखते हैं हैलोजन अम्लों का ऑक्सीकरण। किसका दिया है हमारा, हैलोजन अम्लों का ऑक्सीकरण। तो जो ओजोन होता है ना, ये हैलोजन अम्ल को हैलोजन में क्या कर देता है, यहाँ पर परिवर्तित कर देता है। हैलोजन अम्ल किसको बोलते हैं भाई, जैसे इसको H से दर्शाते हैं और इसके जगह HCl, HBr है ना, HI, ये सब क्या कर सकते हैं हम लोग, रख सकते हैं। ये हैलोजन अम्ल होता है। इसको किस में कन्वर्ट करना बोल रहा है, हैलोजन में, और हैलोजन के जगह Cl2, I2 है ना, F2, Br2 हम लिख सकते हैं। तो इसमें कन्वर्ट करना बोल रहा है, ठीक है। तो कौन कन्वर्ट करेगा, है ना, ये हमारा जो हैलोजन अम्ल है उसको हैलोजन में कौन कन्वर्ट करेगा, ओजोन करेगा। तो वही वाला समीकरण हम फिर से क्या करते हैं, यहाँ पर अपनाते हैं। ये हो जाता है O3, और O3 क्या हो जाता है आपका, पहले तो टूटता है भाई, ये O3 टूटता है और क्या बनाता है हमारा O2, और एक नवजात ऑक्सीजन क्या करता है, मुक्त करता है, और वही क्या करता है, ऑक्सीकृत करने का काम करता है। तो किसको ऑक्सीकृत करेगा, मान लो एक हमने हैलोजन अम्ल HCl को ले लिया वहाँ से। अब इस HCl को ये जो नवजात ऑक्सीजन है, ये नवजात ऑक्सीजन किस में कन्वर्ट करेगा, क्लोरीन में। तो इस स्थिति में इसका मात्रा 2 ले लिया जाता है। 2 मात्रा लेते हैं तो यहाँ से क्या हो जाता है आपका H2O, क्योंकि 2 हाइड्रोजन, ये क्योंकि ये प्लस चार्ज होता है और ये माइनस चार्ज होता है, और ऑक्सीजन कैसा होता है, माइनस चार्ज वाला होता है। इस प्रकार से 2H जाके इधर H2 हो जाता है, एक ऑक्सीजन के साथ पानी बना लेता है। क्लोरीन कितना बार है हमारा, 2 बार, तो इधर आके क्या हो जाता है, Cl2 हो जाता है। तो इस तरीक़ा से हमको हैलोजन अम्ल से, कहाँ से भाई हमारा, हैलोजन अम्ल से क्या प्राप्त हो जाता है हमारा, तो ये क्या हो गया 2HCl, ठीक है। तो यहाँ पर हमने क्या लिया था, ये हमने लिया था 2HCl, और इसको हमने क्या कर दिया, जब ओजोन के साथ, इसका ओजोन के साथ मिला हुआ जो नवजात ऑक्सीजन है उसके साथ क्या कर दिया, क्रिया करा दिया। तो ये क्या बना लिया, H2O और Cl2। अब इस स्थिति में आपको अलग से फिर गुणा भाग करने की ज़रूरत ही नहीं है। क्यों, क्योंकि एक ऑक्सीजन इधर, एक ऑक्सीजन इधर ख़त्म हो जाता है। बचा क्या है हमारा, ये बचा है हमारा 2HCl बचा है।
एक हमारा ओजोन बचा है O3। इस साइड में क्या क्या बचा हुआ है भाई, तो इस साइड आपका बचा है आपका एक तो बचा है हमारा O2, ये हमारा क्या बचा है हमारा O2, इस तरफ क्या बचा है हमारा H2O और एक बचा है Cl2। तो इस तरीक़ा से आप देख रहे हैं कि हैलोजन अम्ल किस में परिवर्तित हो जाता है, हमारा हैलोजन में परिवर्तित हो जाता है। और ये काम कौन करता है हमारा, ये काम करता है ओजोन से निकला हुआ नवजात ऑक्सीजन, मतलब ओजोन ही करता है कुल मिला के। ठीक है, हमने क्या लिया, ये हैलोजन अम्ल लिया, ओजोन लिया, ओजोन उसको किस में कन्वर्ट कर दिया, हैलोजन में क्या कर दिया, कन्वर्ट कर दिया। तो ये काम भी कौन करता है भाई, हमारा हैलोजन कर सकता है, हैलोजन बोलता हूँ, ओजोन कर सकता है। तो कितना हो गया हमारा, ये 2 पॉइंट हो गया। चलिए अब हम नेक्स्ट की ओर क्या करते हैं, चलते हैं। 3rd नंबर इसमें दिया गया है, वो दिया है आपका नाइट्राइट का ऑक्सीकरण। नाइट्राइट किसको बोलते हैं भाई, जैसे हमारा KNO2 ये नाइट्राइड है, पोटेशियम नाइट्राइड बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर बोल रहा है नाइट्राइट का नाइट्रेट में परिवर्तन। नाइट्रेट को हम लोग बोलते हैं NO3 और नाइट्राइट को बोलते हैं हम लोग क्या बोलते हैं, NO2। तो यहाँ पर हम लोग क्या ले लेते हैं, पोटेशियम नाइट्रेट लेते हैं और इसको पोटेशियम नाइट्राइट लेते हैं, जिसको हमको किस में कन्वर्ट करना है, नाइट्रेट में कन्वर्ट करना है। तो कौन करेगा भाई ये काम, फिर वही ओजोन करेगा। तो ओजोन को आप लिखना पड़ेगा, तो ये क्या हो जाएगा आपका O3 इक्वल टू ये हो जाएगा O2 और ये हमारा हो गया नवजात ऑक्सीजन। अब हम किसको लेंगे, हम लोग KNO2 पोटेशियम नाइट्राइट को लेंगे। अब उसमें हम लोग क्या करेंगे, एक अतिरिक्त ऑक्सीजन की ज़रूरत है, तो एक अतिरिक्त ऑक्सीजन इसमें हम लोग ऐड कर देंगे। तो ये हमारा O हो गया इक्वल टू एक ऑक्सीजन जब जुड़ जाता है तो क्या हो जाता है आपका KNO3। सबको क्या कर दो, जोड़ दो, है ना, और उसके बाद लिख दो। तो ये दोनों तरफ रहता है वो कैंसिल हो जाता है। तीर के इस साइड और तीर के उस साइड अगर सेम सेम हो तो वो कट जाते हैं, बट काटते नहीं हैं, ये आपको समझाने के लिए काट रहे हैं। तो क्या बचेगा यहाँ पर KNO2 प्लस क्या बचा है हमारा O3, इस साइड क्या बचा है हमारा KNO3 और क्या बचा है हमारा O2। क्योंकि जो बचा रहता है उसको लिख देते हैं। देखो तीर के इस तरफ क्या क्या बचा है, KNO2 बचा है, एक O3 बचा है। अब तीर की इस तरफ क्या क्या बचा है, ये बच गया हमारा O2 और ये बचा है हमारा KNO3। तो इस तरीक़ा से जो पोटेशियम नाइट्राइट होता है, उस पोटेशियम नाइट्राइट को ओजोन जो है वो उसको नाइट्रेट में क्या कर देता है, परिवर्तित कर देता है, मतलब उसको ऑक्सीकृत कर देता है। मतलब हम ये बोल सकते हैं कि पोटेशियम नाइट्राइट को पोटेशियम नाइट्रेट में ऑक्सीकरण कौन करता है भाई, ओजोन करता है। तो इस तरीक़ा से हम इसके ऑक्सीकरण को हम क्या कर सकते हैं, समझ सकते हैं। तो ये हो गया हमारा एक और। आगे क्या दिया है हमारा, पोटेशियम आयोडाइड का ऑक्सीकरण। तो यहाँ पर दिया है आर्द्रता युक्त पोटेशियम आयोडाइड को ओजोन क्या करता है, उसको आयोडीन में क्या कर देता है, ऑक्सीकृत कर देता है। मतलब यहाँ पर पोटेशियम आयोडाइड लिया जाता है और उस पोटेशियम आयोडाइड के ओजोन किस में परिवर्तित कर देता है, उसको आयोडीन में परिवर्तित कर देता है। तो फिर से वही वाला समीकरण लेना पड़ेगा आपको। कौन सा हमारा, ये हो जाएगा O3 इक्वल टू ये हो जाएगा O2 और ये हो गया हमारा नवजात ऑक्सीजन। अब हमको क्या दिया गया है हमारा, पोटेशियम आयोडाइड। क्या दिया गया है हमारा, पोटेशियम आयोडाइड, KI को बोलते हैं पोटेशियम आयोडाइड। अब इसको आयोडीन में परिवर्तित करते हैं तो इसमें कुछ मात्रा में पानी लेने की भी आवश्यकता होता है और ये नवजात ऑक्सीजन को क्या कर दिया जाता है, ले लिया जाता है, यही वाला ना जो निकला है। अब ये नवजात ऑक्सीजन पानी की उपस्थिति में पोटेशियम आयोडाइड को आयोडीन में कन्वर्ट करेगा। तो इसका मात्रा 2 लेते हैं तो उस स्थिति में पानी किस में टूटता है भाई हमारा, देखो यहाँ पर हाइड्रोजन 2 है और ऑक्सीजन 2 है, मतलब 2 हाइड्रोजन है और 2 O है हमारा। देखो 2 हाइड्रोजन और एक 2 O है। तो इसको हम लोग क्या करते हैं, 2 OH क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। और OH कैसा होता है, माइनस चार्ज वाला होता है और ये क्या होता है, पोटेशियम प्लस चार्ज वाला होता है। तो उस स्थिति में आपका 2KOH क्या हो जाता है, यहाँ से बाहर हो जाता है। क्यों, क्योंकि ये टूटता है हमारा H प्लस आयन और ये होता है OH माइनस आयन। तो ऑक्सीजन कैसा है, माइनस है, तो हाइड्रोजन के साथ जुड़ जाएगा तो 2H हो जाएगा भाई। क्योंकि पानी कैसे टूटता है, H प्लस आयन और OH माइनस के आयन के रूप में, है ना। तो ये तो एक OH पहले से है, अब इस H के साथ एक और जुड़ गया तो कितना OH हो गया, 2OH, मतलब 2 OH माइनस वाला हो गया। अब पोटेशियम कैसा होता है, प्लस होता है। तो इस प्रकार से ये लोग 2 हैं तो इसको 2 करते हैं और 2 करके 2KOH क्या करते हैं, बाहर निकाल देते हैं। तो कितना आयोडीन बच गया, सामने में 2 है तो इधर आके क्या हो जाता है आपका I2 क्या हो जाता है, ये हमको प्राप्त हो जाता है। और यही आपको क्या करने के लिए बोल रहा है, बनाने के लिए बोल रहा है। तो इस तरीक़ा से आयोडीन क्या हो जाता है आपका प्राप्त
हो जाता है, मिल जाता है। तो ये आपको करके देखना पड़ेगा, प्रैक्टिस तो करना पड़ेगा। अब ये हमारा क्या हो गया, प्राप्त हो गया। अब हम क्या करते हैं, सबको जोड़ देते हैं। तो जो कटने लायक है उसको काट दो और जो नहीं कटने लायक है उसको छोड़ दो। तो कौन कौन सा कट सकता है भाई इसमें आपका देखो ये ऑक्सीजन कैंसल हो गया और तो कुछ नहीं दिख रहा है, बाकी सब सेम है और तो यहाँ पर ठीक ठाक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा 2Ki ये हो गया, साथ में क्या लिखेंगे हमारा H2O ये हो गया। इस साइड में और कौन है हमारा O3 है ये हो गया। इस साइड वाला सब खत्म। इस साइड कौन कौन है भाई हमारा, ये है हमारा आयोडीन जिसको हमको बनाना चाहिए था, ये हमारा ऑक्सीजन और साथ में हो गया हमारा 2KOH। तो या तो आप 2KOH को पहले लिख दो, बाद में इधर को लिख दो। तो हम क्या लिख देते हैं 2KOH बन गया, साथ में क्या बन गया हमारा O2 बन गया और साथ में हमको जिसको बनाना चाहिए था आयोडाइड वो आपको क्या हो जाता है, प्राप्त हो जाता है। तो यहाँ पर पोटेशियम आयोडाइड किस में बदल जाता है, आयोडीन में बदल जाता है। और पोटेशियम आयोडाइड को आयोडीन में बदलने का काम कौन करता है, हमारा ओजोन करता है। तो इस तरीक़ा से भी ये उसको ऑक्सीकृत कर रहा है, इसलिए ये भी ऑक्सीकरण प्रक्रिया के अंतर्गत आता है। तो अगर आपको क्वेश्चन इससे देता है तो इसी टाइप का क्या होता है आपका उसका समीकरण बनते चला जाता है। चलिए नेक्स्ट की ओर चलें, अम्लीय फेरस सल्फेट। अम्लीय फेरस सल्फेट का ऑक्सीकरण तो क्या किस में करना है, इसको अम्लीकृत फेरस सल्फेट को फेरिक सल्फेट में आपको क्या करना है ऑक्सीकृत करना है। तो ओजोन जो होता है ना वो फेरस सल्फेट को फेरिक सल्फेट में क्या कर देता है, परिवर्तित कर देता है, मतलब उसको ऑक्सीकृत कर देता है। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, फेरस सल्फेट का फार्मूला क्या होता है भाई FeSO4 को बोलते हैं फेरस सल्फेट और फेरिक सल्फेट किसको बोलते हैं Fe3SO4 कोष्टक बंद करके 2 को बोलते हैं फेरिक सल्फेट। तो यहाँ से फेरस सल्फेट से फेरिक सल्फेट में जो ऑक्सीकरण होता है वो किसके द्वारा होता है, हमारा ओजोन के द्वारा होता है। तो कैसे होता है उसको आप क्या करो यहाँ पर देखो। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले एग्जाम्पल की हम बात करें तो ये होता है O3 और ये O3 जो है आपका O2 और प्लस क्या हो जाता है हमारा नवजात जो ऑक्सीजन होता है उसमें परिवर्तित हो जाता है। अब हम क्या लेते हैं, फेरस सल्फेट लेते हैं, फेरस सल्फेट, ये फेरस सल्फेट हो गया। अब देखो अगर हम डायरेक्टली, ये तो हमारा ये नवजात ऑक्सीजन है वही जो भी काम करेगा वही करेगा, तो ये हो जाता है हमारा फेरस सल्फेट प्लस। अब हम डायरेक्ट ऑक्सीजन ही लेंगे तो पॉसिबल नहीं है कि वो क्या हो जाए, फेरिक में हो जाए, इसलिए हम लोग सल्फ्यूरिक अम्ल भी लेते हैं। आप क्या लेते हैं यहाँ पर, सल्फ्यूरिक अम्ल का मदद लेते हैं। जैसे पानी का मदद लिए थे वैसे हम यहाँ पर सल्फ्यूरिक अम्ल का क्या करते हैं, मदद लेते हैं और साथ में तो ऑक्सीजन आता ही है क्योंकि वही काम तो मेन करता है भाई। तो यहाँ से जब ले लेते हैं तो इस स्थिति में हमको अगर क्या बनाना है, फेरिक बनाना है। तो फेरिक किससे बनता है भाई, अभी मैं आपको वहाँ पर फार्मूला लिख दिया हूँ। फेरिक का फार्मूला होता है Fe3 कोष्टक में बन जाता है SO4 और ये हो जाता है आपका 2, ये हमारा। तो उस स्थिति में आयरन कितना हो रहा है हमारा, देखो यहाँ पर आपका आयरन कितना हो जा रहा है हमारा 2, यहाँ पर आयरन आपको कितना दिख रहा है 3। तो उल्टा कर दिए हम लोग, इसको आपको करना है, क्या करना है भाई, तो Fe3 तो ये उल्टा हम लोग किए हैं, ये आपका हो जाएगा इस प्रकार से, ठीक है, ये 2 हो जाएगा और ये हो जाएगा 3। तो इसको हमको क्या करना है, इसमें आपका हो जाएगा आपका Fe2 और कोष्टक में SO4 और ये हो जाएगा 3, ये अब ठीक है। तो आयरन का एटो दिख रहा है हमारा इधर 2 है, तो इधर हम क्या करते हैं 2 सामने में लगा देते हैं। तो ये 2 हो गया, तो 2 आयरन इधर आके Fe2 हो गया, 2 ठो SO4 यहाँ पर, 1 SO4 यहाँ पर, तो टोटल 3 SO4 हो गया। तो क्या बचा यहाँ पर H2 बचा और एक ऑक्सीजन बचा, तो यहाँ पर क्या निकल जाता है आपका H2O निकल जाता है। अब इस तरीक़ा से फाइनली इसको क्या कर दिया जाता है, जोड़ दिया जाता है, तो ये कैंसल हो जाता है। तो बचा क्या आपका, ये बचा है 2FeSO4 2FeSO4, साथ में क्या बचा है हमारा, ये बचा है आपका H2SO4, इस साइड और क्या बचा है हमारा O3 बचा है, इस तरफ क्या बच गया हमारा, ये बच गया आपका Fe2 कोष्टक में SO4 3 और साथ में क्या बचा है हमारा, ये बचा है H2 और साथ में बचा है O2। तो इस तरीक़ा से आप देख रहे हैं कि हमारा जो ओजोन होता है, ये ओजोन आपका ये फेरस सल्फेट होता है,
ये ओजोन है जो फेरस सल्फेट को ऑक्सीकृत करके क्या बनाता है, उसको फेरिक सल्फेट में क्या करता है, परिवर्तित करता है। तो उसके समीकरण को इस प्रकार से क्या किया जा सकता है भाई, दर्शाया जा सकता है, बताया जा सकता है। तो ये हमारा कितना पॉइंट हो गया यौगिक का ऑक्सीकरण में, 5 पॉइंट। और भी आप क्या कर सकते हैं, इसमें देख सकते हैं, बता सकते हैं। आगे क्या दिया है हमारा, पोटेशियम फेरोसाइनाइड का ऑक्सीकरण करना है हमको। तो किस में करना है, पोटेशियम फेरोसाइनाइड लेंगे और इसका ऑक्सीकरण ओजोन की उपस्थिति में करेंगे पोटेशियम फेरिसाइनाइड में। पोटेशियम किस में भाई, हमारा फेरिसाइनाइड में। तो इसके लिए भी हम क्या करते हैं, यहाँ पर आपका सबसे पहले तो सूत्र जानना जरूरी है। तो यहाँ पर ये कितना होता है हमारा, K4 कोष्टक में हो जाता है आपका Fe और इसमें हो जाता है CN6। ये होता है आपका पोटेशियम फेरोसाइनाइड। अब इसको आपको किस में कन्वर्ट करना है, पोटेशियम फेरिसाइनाइड में। तो ये हो जाता है आपका K3, K4 लिख दिया, यहाँ पर किस में कन्वर्ट हो जाएगा हमारा, K3 और ये हो जाता है आपका Fe कोष्टक में हो जाता है CN6 और ये हो गया आपका फेरिक साइनाइड, है ना। तो पोटेशियम फेरिसाइनाइड और वो होता है फेरोसाइनाइड। तो वो जो 4 वाला है उसको 3 में कन्वर्ट करना है। इसका क्या आपका कंक्लूजन होता है, ये आप एक लेसन है उपसंयोजी यौगिक 12वीं क्लास का, उसमें आप अच्छे से पढ़ेंगे। फिर भी मैं बता दे रहा हूँ, यहाँ पर K4 अगर मैं करता हूँ और Fe और कोष्टक में CN6 करता हूँ तो इसका ये देखो ये एक उपसंयोजी यौगिक होता है और इसका नाम होता है पोटेशियम हेक्सासाइनोफेरेट, इसका नाम है। बट अभी आपको जो है उतना समझ में नहीं आएगा, क्यों, क्योंकि ये आप पढ़ेंगे 13वां लेसन में। एक लेसन है हमारा 13, 12, 1, 2, 3, 8वां 9वां लेसन है, पढ़ेंगे उपसंयोजी यौगिक। तो इसमें को हमको किस में कन्वर्ट करना है भाई, इसको कन्वर्ट करना है हमको K3 और ये है हमारा FeCN6। अब दोनों में ऐसा क्या अंतर है कि हम फेरिक बोलते हैं, को फेरस बोलते हैं। तो इसको ऑक्सीडेशन से पता चलता है, इसका ऑक्सीडेशन निकालते हैं, क्योंकि ये हमारा पोटेशियम +1 होता है तो 4 के साथ गुणा करोगे तो +4 दिखाता है। तो यहाँ पर ये -4 को क्या करता है, प्रदर्शित करता है। तो उस स्थिति में आयरन का अगर हम ऑक्सीकरण अवस्था निकालते हैं ना, तो उस स्थिति में क्या हो जाता है, साइनाइड का -1 होता है, टोटल संख्या 6 दिया है, तो माइनस कितना हो जाता है हमारा, यहाँ पर ये हो गया -1 साइनाइड का होता है, टोटल 6 दिया है, और इस तरफ माइनस कितना होता है 4। तो x बराबर कितना हो जाता है -6 बराबर कितना हो जाता है आपका -4। तो x बराबर अंत में कितना हो जाता है -4 + 6 बराबर 2। तो यहाँ पर जो ऑक्सीडेशन नंबर आता है किसका, आयरन का, वो +2 होता है, और यहाँ पर जो ऑक्सीडेशन नंबर आता है वो कितना होता है आपका +3 होता है। तो यहाँ पर देखो ये जो आयरन होता है +2 ऑक्सीकरण अवस्था दिखा रहा है और यहाँ पर ये +3 ऑक्सीकरण अवस्था दिखाता है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर वही होगा भाई, यहाँ पर कितना लिखे हैं हम, प्लस है, तो यहाँ पर हम बाहर में क्या करेंगे, -3 करेंगे, तो 3 में 3 घटेगा तो आपका 3 ही होगा। तो यहाँ पर ये +2 दिखाता है और ये +3 दिखाता है। और केमिस्ट्री ये कहता है अगर कोई तत्व 2 प्रकार का ऑक्सीकरण अवस्था दिखाता है तो उसका नाम कैसे करण करते हैं। तो यहाँ पर साइंटिस्ट ने बताया है अगर जो कम ऑक्सीडेशन दिखाए उसके अंतिम में अस लगाते हैं, इसलिए इसको बोलते हैं फेरस, और जिसमें 3 ऑक्सीकरण अवस्था होता है उसको बोलते हैं हम लोग फेरिक। तो इस तरीक़ा से ये फेरिक अवस्था को शो करता है और ये फेरस अवस्था को शो करता है। अभी आपको थोड़ा सा गोल मटोल लगेगा क्योंकि अभी हम जो है डायरेक्टली आपको बता रहे हैं, जब इसका लेसन पढ़ेंगे है ना जिस समय, उस समय आपको बहुत बढ़िया से क्या किया जाएगा, ये समझ में आ जाएगा। फिलहाल अभी इतना ही इसमें समझो, है ना। और हम जो है ऑक्सीकरण देख रहे हैं तो उसको हम लोग फोकस करते हैं। यहाँ पर अभी ये इनकम्प्लीट जानकारी है आपको, है ना, क्योंकि हम जल्दी जल्दी में आपको बताए हैं। तो और जब लेसन ये स्टार्ट होगा ना तो फिर आपको अच्छा से वो क्या किया जाएगा भी, समझाया जाएगा। फिलहाल हम चलते हैं ओजोन के पास, और ओजोन के द्वारा हम लोग क्या करेंगे, चेंज करेंगे। तो ये तो पहले लेंगे O3, है ना, और O3 किस में कन्वर्ट हो जाएगा आपका O2, और ये नवजात रहेगा ही है इसमें। अब ये जो नवजात होता है, ये नवजात इसमें हो गया। अब ये क्या करता है आपका K4 कोष्टक में हो जाता है आपका Fe, कोष्टक में फिर ये हो जाता है CN6, कोष्टक बंद हो जाता है। अब डायरेक्टली इसमें जो है हम ओजोन ऑक्सीजन ना लेकर के थोड़ा सा पानी की मात्रा क्या करते हैं इसमें यूज़ करते हैं। किस में यूज करते हैं, इसमें पानी की मात्रा। तो ये क्या हो जाता है आपका H2O, और फिर हम यूज करते हैं हमारा ये नवजात ऑक्सीजन इक्वल टू, ये क्या बनाता है हमारा K3 बनाता है, और कोष्टक में आपका Fe
CN6, है ना, और साथ में कुछ हमारा प्रोडक्ट क्या करता है, मुक्त करता है। तो देखो यहाँ पर हम थोड़ा सा बैलेंस करते हैं, तो बैलेंस करने से फाइनली इसका मान यहाँ 2 करते हैं तो 2 चौके 8 हो जाता है, और यहाँ से हम 2 लेते हैं तो 2 तिया 6 हो जाता है। उस स्थिति में देखो फिर से 2 हाइड्रोजन और 2 ऑक्सीजन है हमारा, 2 हाइड्रोजन दिख रहा है आपको, 2 प्लस वाला, और 2 ऑक्सीजन दिख रहा है, मतलब 2 माइनस, तो 2 OH यहाँ से फिर से मिलता है, और 4 दूनी 8 में से 3 दूनी 6 हमारा पोटेशियम निकल चुका है, मतलब 2 पोटेशियम बचा हुआ है, तो 2KOH क्या हो जाता है, यहाँ से आपको प्राप्त हो जाता है। अब फाइनली इसको क्या कर दिया जाता है, जोड़ दिया जाता है। तो क्या क्या बचता है भाई, देखो ये तीर के इस तरफ हमारा, ये मैं इसको इस तरफ थोड़ा सा लिख के देता हूँ तो ज़्यादा अच्छा होगा, फिर आपको समझने में हो जाएगा। ये O3 हो गया, और इस तरफ क्या है हमारा O2 प्लस क्या है हमारा नवजात। अब इस स्थिति में दोनों तरफ नवजात क्या है हमारा, बराबर बराबर है भाई, तो ये वाला और ये वाला कैंसिल हो गया, और तो कुछ नहीं दिख रहा है। अब यहाँ पर क्या लिखते हैं हमारा 2Fe, ये लिखते हैं 2K4 कोष्टक में क्या हो जाएगा आपका FeCN6 हो जाता है। साथ में इस साइड क्या है हमारा H2, साथ में इस साइड क्या है O3 इक्वल टू, इस साइड क्या है हमारा 2 यहाँ पर आपका दिया है 2K3, और यहाँ पर दिया है आपका FeCN6 कोष्टक बंद, और ये हो जाता है 2KOH, और लास्ट में हमारा क्या निकल जाता है हमारा O2 फाइनली क्या हो जाता है, प्राप्त हो जाता है। तो इस तरीक़ा से आप देख रहे हैं कि यहाँ पर ये क्या होता है आपका, ये होता है आपका फेरस, है ना, और ये है क्या हमारा पोटेशियम फेरोसाइनाइड होता है, इसको बोलते हैं पोटेशियम फेरोसाइनाइड, है ना, साइनाइड, और इसका नाम होता है पोटेशियम फेरीसाइनाइड, फेरीसाइनाइड। तो इस तरीक़ा से हमको क्या हो जाता है, प्राप्त हो जाता है। और ये काम कौन करता है भाई, ओजोन करता है। तो इस प्रकार से समीकरण आपका इसमें क्या होता है आपका बनता है, बनते हुए क्या हो जाता है आपका चला जाता है। चलिए एक और हम लोग इसमें देखते हैं। नेक्स्ट नंबर है पोटेशियम मैग्नेट का ऑक्सीकरण करना है पोटेशियम पर मैग्नेट में। अब दोनों अलग अलग है भाई, पोटेशियम मैग्नेट अलग होता है, पोटेशियम पर मैग्नेट अलग होता है। पोटेशियम मैग्नेट का फार्मूला होता है K2MnO4, और ये हरा कलर का होता है। पोटेशियम मैग्नेट का फार्मूला होता है आपका KMnO4, जो कि आपका बैगनी गुलाबी कलर का होता है। मतलब जब इसको पानी में डालेंगे ना तो ऐसे नहीं दिखेगा ना भाई, वो गुलाबी कलर का होता है, ये आपका हरा कलर को दिखाई देता है। तो हमको किसको कन्वर्ट करना है भाई, पोटेशियम मैग्नेट को पोटेशियम पर मैग्नेट में ओजोन की सहायता से आपको कन्वर्ट करना है। तो कुछ नहीं, प्रोसेस तो वही है हमारा, O3 = O2 प्लस नवजात ऑक्सीजन, है ना। अब यहाँ पर क्या होगा हमारा, ये हो जाता है K2MnO4, इसमें भी पानी लेने की आवश्यकता होता है, और साथ में यहाँ पर क्या हो जाता है O। अब ये किस में कन्वर्ट होगा, वो तो बोल रहा है KMnO4 यहाँ पर लेते हैं, बैलेंस करने के लिए इसको 2 लगाते हैं। उस स्थिति में यहाँ पर कितना हो जाता है 2KMnO4 प्राप्त हो जाता है। अब यहाँ पर 2 दूने 4 है, 2 पोटेशियम निकल गया है। फिर वही पहले जैसा कहानी भाई, आपके पास कितना OH है, 2 O है, 2 H है, मतलब 2 OH यहाँ पर भी दिख रहा है, मतलब यहाँ पर आपका 2KOH पुनः क्या हो जाता है आपको बाहर प्राप्त हो जाता है। तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका जो है, इसमें हम लोग देखेंगे तो ये हो जाएगा 2KOH। अब बैलेंस कर लो, 2 दूने 4 पोटेशियम, 2 और 2 4 पोटेशियम, 2 मैग्नीज, ऑक्सीजन की बात करते हैं तो 4 दूनी 8, 2 10, 4 दूनी 8, 2 10। ओके, क्लियर है। अब यहाँ पर जो काटने लायक रहेगा, तीर के अगल बगल रहता है, आगे पीछे, उसको हम लोग काट देते हैं। तो तीर के इस तरफ एक ऑक्सीजन, तीर के तरफ उस तरफ ऑक्सीजन, दोनों कट गया, बाकी कोई कटने लायक नहीं है। तो क्या उतार देते हैं डायरेक्ट, तो 2K2MnO4 प्लस H2O, और साथ में क्या है हमारा ऑक्सीजन है, = 2KMnO4 और प्लस में 2KOH प्लस O2 आपको प्राप्त हो जाता है, जिसमें आपका नाम क्या होगा भाई, इसका नाम होगा आपका पोटेशियम
मैग्नेट, पोटेशियम मैग्नेट, पोटेशियम क्या बोलते हैं इसका नाम, मैग्नेट, पोटेशियम मैग्नेट बोलते हैं। ठीक है, ये ओजोन उसको किस में कन्वर्ट कर दिया, पोटेशियम पर मैग्नेट में, पोटेशियम पर मैग्नेट में क्या करता है, इसको कन्वर्ट कर देता है। तो ये अर्थात उसको ऑक्सीकृत कर देता है। तो इस तरीक़ा से इतने सारे यौगिक पढ़ें जो क्या करता है, ऑक्सीजन के द्वारा है ना ऑक्सीकृत होकर के दूसरे यौगिक में क्या हो जाता है, कन्वर्ट हो जाता है। और भी इसमें कुछ कुछ क्या किया गया है, आपका दिया गया है, उसको भी देख लो। इसमें दिया है हमारा अधातु का क्या होता है, हमारा ऑक्सीकरण देखते हैं। चलिए, अधातु यहाँ पर दिया गया है और अधातु किसको लिया गया है भाई, हमारा ये दिया है आयोडीन, ओजोन से क्रिया करके आपका आयोडिक अम्ल बनाता है, HiO3 में ऑक्सीकृत हो जाता है। तो कैसे ऑक्सीकृत होता है भाई, जरा सा देखेंगे आप। तो उसके लिए आप क्या करते हैं, इसके लिए हम चलते हैं इधर आगे की ओर। तो उसको तो लेना ही पड़ेगा हमको, O3 को, ये इसके बिना काम बनने वाला नहीं है, यही मुखिया है हमारा। तो O3 ये हमारा क्या है, O3। ठीक है, तो ये हमने क्या किया, O3 किस में टूटेगा, आपका O2 क्या बनाएगा, नवजात ऑक्सीजन। अब वो आयोडीन को किस में कर देगा भाई, वो आपका ऑक्सीकृत करेगा गन में। तो यहाँ पर हम क्या लेते हैं, I2 लेते हैं। I2 लेने के पश्चात हम क्या करते हैं, ये हो गया आपका I2 और साथ में नवजात ऑक्सीजन ले लेते हैं। कितना नवजात ऑक्सीजन लेते हैं, 5 ठो। तो पहले ये 5 ठो नवजात ऑक्सीजन लेते हैं और डायरेक्ट इसको क्रिया करा देते हैं। तो उस स्थिति में I2 इधर आके और O5 क्या हो जाता है, हमको प्राप्त हो जाता है। अब वो जो I2 रहता है ना, ये तुरंत फिर पानी के साथ क्या करता है, उसमें क्रिया करता है। तो ये हमारा I2 और ये हो जाता है O5, ये आगे H2O के साथ क्रिया करता है। H2 के साथ जैसे ही क्रिया करता है, क्या क्या बन सकता है यहाँ से, तो बनाने के लिए क्या बोल रहा है हमारा, HiO3। अगर यहाँ पर 2 कर देते हैं तो उस स्थिति में आपका आयोडीन 2 हो गया, हाइड्रोजन 2 हो गया और 5 और 1 6, सब क्या हो जाता है, आपका बैलेंस हो जाता है आराम के साथ। अब इसको हम लोग क्या करते हैं, टोटल जोड़ देते हैं। तो उस स्थिति में देख रहे हो आप, क्या देख रहे हो कि यहाँ पर जो है 5 ऑक्सीजन है और ऊपर कितना है हमारा भाई, अकेला है। तो ऐसा तो होगा नहीं कि वो अकेला रहे, तो इसलिए हम लोग ऊपर वाला समीकरण को 5 से क्या करते हैं, गुणा करते हैं। तो ये 5 और ये 5 क्या हो जाता है, कैंसिल हो जाता है। अब जितना, अच्छा एक और कैंसिल होगा भाई हमारा, कौन सा, ये वाला और ये वाला, ये क्या हो जाता है, कैंसिल हो जाता है। तो जो बचता है उतना को लिख दो। क्या बच रहा है हमारा, ये बच गया हमारा I2, ये बच गया I2 इस साइड में, और क्या बचा है हमारा, 5 ठो बच गया हमारा ये ओजोन, और साथ में क्या बचा है, 1 ठो हमारा H2, ये इस साइड वाला हो गया। अब इस साइड अगर हम बात करें तो क्या बन रहा है हमारा, 2HiO3, ये हमारा बन गया, आयोडिक अम्ल बोलते हैं। और क्या बचा है, ये बचा है आपका 5 ठो क्या बचा है हमारा O2। तो इस तरीक़ा से फाइनली क्या हो जाता है, हमको यौगिक जो है प्राप्त हो जाता है, तो आप देख रहे हैं ये 5 है ना, 5 है हमारा। तो ये जो आयोडीन है, इसका नाम क्या है भाई, आयोडीन है। और इस आयोडीन को हमारा ये जो ओजोन होता है, वो ओजोन आयोडिक अम्ल में क्या कर देता है, चेंज कर देता है, अर्थात ऑक्सीकृत कर देता है। आयोडिक अम्ल बोलते हैं, में ऑक्सीकृत कर देता है। तो इस तरीक़ा से हम क्या कर सकते हैं, इसके ऑक्सीकरण की प्रक्रिया को बता सकते हैं। और भी यहाँ पर दिया है उपधातु का ऑक्सीकरण, किसका, उपधातु का ऑक्सीकरण भाई। तो ये उपधातु का भी ऑक्सीकरण कर देता है, जो यहाँ पर दिया गया है। जैसे ये सिल्वर है, ये हमारा ओजोन है, ये ऑक्सीजन है, और ये इसको आपका एक H3ASO4 में कन्वर्ट करता है। किस में कन्वर्ट करता है इसको, ये कन्वर्ट कर देता है आपका H3ASO4, है ना, आर्सेनेट बोल सकते हैं। और 5 ठो ऑक्सीजन क्या करता है, आपका मुक्त करता है। तो ये सब ऑक्सीकरण प्रक्रिया को क्या करता है, आपका दर्शाता है। और भी दिया है हमारा धातुओं का ऑक्सीकरण, ठीक है। तो धातुओं को ये ऑक्सीकृत करता है। एक धातु हम लोग ले लेते हैं Ag, क्या लेते हैं हमारा Ag, और इसमें ओजोन ले लेते हैं। तो ये क्या बनता है हमारा, Ag2O बनाता है। बैलेंस कर लो, यहाँ पर कुछ नहीं करना है आपका। यहाँ पर अगर 3 कर देते हैं तो 3 दूनी 6 हो जाता है, मतलब 6 हो गया। तो यहाँ पर हम सिल्वर लिए, क्या लिए, सिल्वर, इसको हम क्या बोलते हैं भाई, सिल्वर बोलते हैं। और ये जो सिल्वर होता है, अगर हम इसमें
ओजोन के साथ इसको रख दें तो ओजोन इसको ऑक्सीकृत करके सिल्वर ऑक्साइड में क्या करता है, कन्वर्ट कर देता है। सिल्वर ऑक्साइड में क्या कर देता है, इसको कन्वर्ट कर देता है। तो इस प्रकार से आप धातुओं को भी क्या कर सकते हैं, इससे ऑक्सीकृत कर सकते हैं। ओजोन का सामान्य व्यवहार भाई, ओजोन वैसे आपको पता है कि ओजोन जो होता है वो ओजोन क्या होता है आपका, ये रहता है आपका O3 टूट करके O2 और क्या बनाता है हमारा नवजात ऑक्सीजन बनाता है, जो कि विभिन्न प्रकार के यौगिकों को ऑक्सीकृत कर देता है। ये उनका एक असामान्य व्यवहार को शो करता है। जैसे यहाँ पर दिया गया है आपका कि जो सल्फ़र डाइऑक्साइड होता है, इस सल्फ़र डाइऑक्साइड को अगर हम देखें तो सल्फ़र डाइऑक्साइड क्या करता है, सल्फ़र डाइऑक्साइड ओजोन के संपर्क में आकर के ये सल्फ़र ट्राइऑक्साइड में क्या हो जाता है आपका, परिवर्तित हो जाता है। तो ये एक अलग गुण को क्या करता है, प्रदर्शित करता है भाई। चलिए अब नेक्स्ट की ओर हम चलते हैं। आगे दिया है हमारा विरंजक गुण। क्या दिया है, विरंजक गुण। तो इसको कभी क्वेश्चन किया गया है भाई, ठीक है, ये विरंजक गुण। तो यहाँ पर क्या होता है हमारा, ये जो ओजोन होता है वो उसमें विरंजक गुण पाया जाता है, क्योंकि एक अच्छा ऑक्सीकारक होता है और ऑक्सीकारक होने के कारण ये पत्ती हो गया, फूल हो गया या अन्य प्रकार के जो कलरफुल पदार्थ होता है उसको क्या करता है, उसको रंग को उड़ा देता है। साथ में हाथी दांत हो गया, तेल हो गया, इसके रंग को में उड़ाने का क्या करता है, काम करता है। अर्थात विरंजक का गुण पाया जाता है। विरंजक मतलब क्या होता है, कोई भी रंगीन पदार्थ को क्या कर देना, रंगीन कर देना, ये विरंजक होता है। और ओजोन में यह गुण पाया जाता है, क्योंकि ओजोन एक अच्छा ऑक्सीकारक होता है और ऑक्सीकारक होने के कारण ये पत्ती हो गया, फूल हो गया, इसके रंग को उड़ाने में काम करता है, उड़ाने में काम आता है। उसके अलावा हाथी दांत हो गया, तेल हो गया, उसके विरंजन में इसका क्या किया जाता है, उपयोग किया जाता है। तो ये कभी कभार क्वेश्चन आपसे पूछ देता है। तो ओजोन 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 एक प्रबल ऑक्सीकारक होता है। प्रबल क्या होता है भाई हमारा, ऑक्सीकारक होता है। प्रबल ऑक्सीकारक होता है, जो रंगीन पत्तियों फूलों के रंग को उड़ा देता है, पत्ती फूलों के रंग को उड़ा देता है। इसके अलावा है ना, हाथी दांत व है ना तेलों के, हाथी दांत अर्थात तेलों के विरंजन में इसका उपयोग किया जाता है। हाथी दांत व तेलों के विरंजन में इसका उपयोग किया जाता है। अर्थात विरंजक गुण प्रदर्शित करता है। अर्थात ओजोन विरंजक गुण को दर्शाता है। विरंजक का मतलब ही होता है भाई रंग को उड़ाना, और ओजोन में ये बिखूबी गुण पाया जाता है कि ये दूसरे के रंग को उड़ा देता है। तो कैसे उड़ाता है भाई, यहाँ पर ये वही पहले वाला क्रिया, ये O3 ये हो जाता है O2 और ये नवजात ऑक्सीजन, यही तो बदमाश है। अब ये क्या करता है हमारा, रंगीन पदार्थ के साथ जाता है। ये हो गया आपका रंगीन पदार्थ और ये हो गया नवजात ऑक्सीजन, और इसको क्या कर देता है, ये रंगहीन कर देता है। तो कभी कभी एक नंबर में इसको आपको क्वेश्चन पूछ सकता है कि ओजोन के विरंजक गुण को क्या कीजिए, बताइए। इस प्रकार से आपको क्वेश्चन कर सकता है। तो बता देना भाई कि जो ओजोन होता है प्रबल ऑक्सीकारक होता है, और प्रबल ऑक्सीकारक होने के कारण ये हरे पत्ती जो होता है या रंगीन जो पत्ती होता है, फूल होता है, उसके कलर को उड़ा देता है। साथ ही साथ हाथी दांत तेल के विरंजन में भी काम आता है, अर्थात विरंजक गुण को दर्शाता है, और इस प्रकार से ये विरंजन का काम करता है। तो ऐसे आप क्या कर सकते हैं, यहाँ से लिख सकते हैं। लास्ट है हमारा अपचायक गुण। इसका अपचायक गुण की बात करें तो इसका अपचायक गुण बहुत ही कम होता है। क्योंकि है ना, ओजोन जो होता है, ओजोन प्रबल ऑक्सीकारक होता है। ओजोन प्रबल कैसा होता है भाई हमारा, ऑक्सीकारक होता है। ऑक्सीकारक
कारक होता है। ओजोन कैसा होता है? प्रबल ऑक्सीकारक होता है। अतः इसका अपचायक गुण क्या होता है हमारा? कम होता है। तो इसमें ज़्यादा कुछ नहीं करना है, बस इतना ही है। क्योंकि हमारा ओजोन कैसा होता है? ऑक्सीकारक होता है, इसलिए ये कम अपचायक होता है भाई। और आगे हमारा है ओजोनाइट का बनना। किसका बनना? हमारा ओजोनाइट का। तो ओजोनाइट के बनना क्या होता है? इसके लिए हम लोग क्या लेते हैं? सबसे पहले CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये हमारा एक यौगिक है, एथिलीन बोलते हैं इसका नाम। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ CH2 डबल बॉन्ड CH2, इसका नाम क्या है भाई? एथाइलिन बोलते हैं, एथिन भी बोलते हैं। अब इसको हम लोग क्या करते हैं? ओजोन के साथ क्रिया कराते हैं। जैसे हम ओजोन के साथ इसको क्रिया कराते हैं ना, ये ओजोन क्या होता है? ऑक्सीजन जैसा है। तो यहाँ पर क्या करता है? जुड़ता। ऑक्सीकरण होना मतलब ऑक्सीजन का जुड़ना। तो ये ऑक्सीजन इन दोनों के बीच में जाके जुड़ जाता है, क्योंकि इसमें एक पाई बंद होता है और एक सिग्मा बंद होता है। तो ये पाई बंद को तोड़ता है ओजोन, और ओजोन जा करके दोनों के बीच क्या हो जाता है? जुड़ करके ओजोनाइट का क्या करता है? निर्माण करता है। तो ये क्या हो जाता है आपका? CH2, ये हो गया हमारा। उसके अलावा क्या होता है हमारा? O, ये हो जाता है CH2, और इधर हो जाता है आपका O, और इधर हो जाता है आपका O। ये होता है ओजोनाइट। तो जुड़ गया, वो खाली जाके क्या हो गया हमारा भाई? जुड़ गया। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? ओजोनाइट बोलते हैं। ओजोनाइट कहा जाता है इसको। क्या बोलते हैं इसको? ओजोनाइट। और किससे बन रहा है? एथिलीन से, इसलिए इसका नाम क्या हो जाता है आपका? एथिलीन ओजोनाइट। अब जो ओजोनाइट होता है वो ज़्यादा समय के लिए इस स्थिति में नहीं रहता है। ये जिंक की उपस्थिति में या तो H2O2 की उपस्थिति में तुरंत क्या हो जाता है आपका? ये आपका जो है टूट जाता है। तो ये कैसे टूटता है? यहाँ से अलग और यहाँ से अलग। यहाँ पर देखो क्या बचा है? 2 हाइड्रोजन है, तो ये HCH हो गया। 2 हाइड्रोजन है तो HCH, और ये हो जाता है O, यहाँ से भी HCHO, मतलब यहाँ से 2 फार्मेल्डिहाइड क्या हो जाता है आपका? प्राप्त हो जाता है। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? फार्मेल्डिहाइड। और साथ में हमारा क्या प्राप्त हो जाता है? ZNO, जिंक ऑक्साइड क्या हो जाता है? यहाँ से प्राप्त हो जाता है। क्या प्राप्त होता है भाई? जिंक ऑक्साइड। ये कैसा है? देखो 2 हाइड्रोजन है, रियल में 1 हाइड्रोजन पहला, ये ऐसा होता है। रुको मैं आपको मिटा के इसको फिर से बता रहा हूँ, ठीक है? बनता कैसा है? तो ये हो जाएगा C, ये हो गया O, ये हो जाता है C, इधर O, इधर O, और ये हाइड्रोजन ऐसा रहता है, ठीक है? ये बैलेंस के आधार पर, क्योंकि कार्बन की संयोजकता 4 होता है, तो इस हिसाब से बैलेंस के हिसाब से ऐसा इसको लिखा जाता है कि ये आपका ऐसे टूटता है, ये ऐसे टूटता है। तो HCHO, तो HCHO, इधर से भी HCHO, तो 2 HCHO निकल जाता है, जिसे हम फार्मेल्डिहाइड कहते हैं। एक जो होता है वो जिंक के साथ निकल जाता है, मतलब जिंक ऑक्साइड कहते हैं। तो इस तरीक़ा से एथिलीन के साथ जो ओजोन है वो जुड़ जाता है, तो उससे हम क्या बोलते हैं? उसको ओजोनाइट के नाम से जाना जाता है। और ये गुण भी किस में पाया जाता है? हमारा ओजोन में क्या होता है? हमारा पाया जाता है। और लास्ट है हमारा ओजोन की क्या है? हमारा संरचना। और ओजोन की अगर हम संरचना की बात करें तो चूँकि ओजोन का फार्मूला कैसा होता है? हमारा O3 होता है। तो इसमें आपका ओजोन जो होता है वो इस प्रकार से कोणीय आकृति को क्या करता है? प्रदर्शित करता है। तो इस तरीक़ा से हम क्या कर सकते हैं? इसको बता सकते हैं, बताया जा सकता है। तो इस प्रकार से कैसा आकृति को शो करता है भाई? ये कोणीय आकृति को शो करता है। कोणीय जो आकृति होता है, इस आकृति को ये शो करता है, ठीक है? तो ये इसमें इतना ही है। अब इसके बाद थोड़ा सा हम ओजोन के बारे में और कहानी देखते हैं, और वो कहानी है हमारा ओजोन के क्या है? हमारा उपयोग, ठीक है? तो चलिए, ओजोन का उपयोग क्या क्या उपयोग होता है भाई? कभी कभी ओजोन का उपयोग पूछ देता है। पहला तीव्र ऑक्सीकारक है, जस्ट देखें ऑक्सीकारक होता है, इस कारण इसका उपयोग कीटाणुनाशक के रूप में, कीड़ों को मारने के लिए। और दूसरा विरंजन में इसका क्या किया जाता है? उपयोग किया जाता है। तो ओजोन ऑक्सीकारक होने के कारण इसका उपयोग कीटनाशक और विरंजन में क्या किया जाता है? इसका उपयोग किया जाता है भाई। विरंजन मतलब रंग उड़ाने में, है ना? दूसरा ये सिनेमा घर हो गया, ज़मीन के अंदर चलने वाली जो रेलगाड़ी हो गया, सुरंग हो गया, खदान हो गया, वहाँ पर वायु को क्या करने में? शुद्ध करने में प्रयुक्त होता है। अब जाहिर सी बात है, वहाँ पर ओजोन जो है टूट करके क्या हो जाएगा? आपका O2 बनाएगा,
जाहिर सी बात है भाई। अब उस जगह पर मान लो ऑक्सीजन कम है, ओजोन ज़्यादा है, तो उसको ताप दे दोगे तो वो ओजोन क्या हो जाएगा आपका O2 में टूटते जाएगा और टूट करके आपका शुद्ध ऑक्सीजन देगा। तो इसलिए सिनेमा घर, ज़मीन के अंदर चलने वाली सुरुंग, खदानें, वहाँ पर जो ऑक्सीजन है उसको शुद्ध करने में इसका प्रयोग किया जाता है। थर्ड, पानी को कीटाणु रहित करने में भाई, जैसे आप पानी को साफ़ करने के लिए क्लोरीन टैबलेट डालते हैं, फिटकरी डालते हैं, वैसे ही कीटाणु रहित करने के लिए पानी में आप क्या मिला सकते हैं, ओजोन मिला सकते हैं। खाने के वस्तुओं को सड़ने से बचाने के लिए इसका प्रयोग हम कर सकते हैं, है ना, किया जाता है। मतलब खाने वाले जो वस्तु हैं उनको कई दिनों तक रखने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, उसके लिए हम ओजोन का उपयोग करके उन वस्तुओं को कई दिनों तक क्या कर सकते हैं, बढ़िया से रख सकते हैं। और पानी को हम लोग क्या कर सकते हैं, कीटाणु रहित कर सकते हैं, उसमें भी इसका प्रयोग करते हैं। बनावटी रेशम बनाते हैं भाई, इससे कपूर भी बनाया जाता है, किससे, ओजोन से। और दिया है चाय हो गया, तंबाकू हो गया, चमड़े की व्यवस्था हो गया, इन सब में इसका क्या किया जाता है, आपका उपयोग किया जाता है। तो इस तरीक़ा से आप क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं। और ओजोन की संरचना हमने जस्ट अभी देखा है, तो इस प्रकार से ओजोन क्या होता है, यहाँ से समाप्त होता है। ठीक है। और ओजोन से पूछने लायक क्वेश्चन बस वही है, ओजोन बनाने की विधि, जिसमें 2 विधि आप पढ़े हैं, एक सीमेन का ओजोनाइजर विधि और ब्रांडली का क्या होता है आपका ओजोनाइजर विधि। तो फिलहाल आज का जो क्लास है वो आज क्लास हम यहीं पर क्या करते हैं, समाप्त करते हैं। और आने वाला जो क्या है हमारा जो क्लास है उसमें हम आगे के टॉपिक क्या करने वाले हैं, देखने वाले हैं। तो अभी हम जितना भी पढ़े हैं भाई उसे आप अच्छा से पढ़ें, ठीक है। और आगे हम लोग पढ़ाएंगे, फिर उसके बाद उसको धीरे धीरे देखते चलेंगे।